आज अपन पेज नंबर 123 एटोपिक डर्मेटाइटिस और एक्जिमा स्किन में होने वाली ये दो बीमारी का अध्ययन करेंगे। जैसे कि डर्मेटोलॉजी या त्वचा विज्ञान चल रहा है अभी। गुड मॉर्निंग सर। तो इसी के अंतर्गत आता है ये, इसकी स्टडी करेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग। क्या नाम बताया? एटोपिक डर्मेटाइटिस और एक्जिमा। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एक जैसी लगती हैं, जैसे एक्जिमा और सोरियासिस एक जैसी लगती हैं, तो उसमें अंतर रहता है। तो वो सब सर ये बताइए, अपन बताते जाएंगे किस तरह से डिफरेंट रहता है। सर डर्मेटोलॉजी में सर गुड मॉर्निंग। सर जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी आते होंगे? अभी ऐसा यही रोग चला आ रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। दस्त ढीला रखने में गुड मॉर्निंग। सर सुन पा रहे हैं आप? हाँ वैष्णवी बोलो, क्या बोल रहे हैं? सर मैं बोल रही हूँ डर्मेटोलॉजी के तहत मतलब कभी जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हो, ऐसे रोग, चर्म रोग। हाँ सर बताइए थोड़ा इसके बारे में। आवाज थोड़ी कट रही है। अगर गुप्ता जी आपको आवाज आई हुई तो बता दें कि वैष्णवी ने क्या पूछी। वैष्णवी जी थोड़ा रिपीट करिए। गुड मॉर्निंग। जी सर जी। सर मैं कह रही हूँ कि मतलब डर्मेटोलॉजी के तहत कुछ काफी ऐसी जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी आते हैं जो मतलब एक आध पीढ़ी चले आ रहे हो, चर्म रोग ऐसे, तो थोड़ा बताइए। हाँ सर, इनका कहना कि जो चर्म रोग जैसा पेशेंट आ जाता है पीढ़ी में, उसके सिम्टम पूछ रहे हैं सर, लक्षण पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। सर नहीं सर, इस बारे में ये क्वेश्चन आखिरी में पूछना आप। हाँ तो अलग अलग साइन जो रहते हैं उसमें अलग अलग सिम्टम आते हैं। मुहासे पढ़े, मुहासे के साइन सिम्टम बताए। इसके बाद सेलुलाइटिस पढ़े जिसमें कि इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन के 5 कार्डिनल साइन भी पढ़े। वो तो कल आपने सब पढ़ा दिया है। रहते हैं। मैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रही हूँ। सिम्टम्स आते हैं तभी उसको अपन पहचान पाते हैं। आज अपन देखेंगे एटोपिक डर्मेटाइटिस और एक्जिमा। तो हेलो सर। हाँ सर, एक्चुअली वैष्णवी पूछ रहा था ये आगे जो पढ़ेंगे ना लक्षण है वो नोट करते जाए। तो क्वेश्चन बाद में करिएगा, क्लास शुरू हो जाने दीजिए अब। हेलो चलिए सर क्लास शुरू कीजिए। हाँ सभी लोग अगर माइक म्यूट करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ तो अभी ये दोनों टॉपिक छोटे हैं, इसके बाद समय बचेगा तो अपन क्वेश्चन आंसर करें। तब तक नेटवर्क भी जो नागेश कुमार जी आप भी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। नागेश कुमार जी हो जाएगा तो अच्छे से सभी की आवाज भी। पेज नंबर 123 बेसिक हेल्थ केयर एंड योगा वाली जो बुक है उसको निकाल लें। सर एक बार बुक बता दीजिए कौन सी है। और जो माइक म्यूट नहीं है वो माइक म्यूट करें, रवि पाटिल। और अपन शुरू कर रहे हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस। राम जी लोधी साहब माइक म्यूट करिए। जी सर, मुझे एक बार बुक देख लीजिए। हेल्थ केयर एंड योगा फ्रेंड्स देखना है सर, बुक मुझे खरीदनी है।
हाँ एक बुक को सेंटर से मंगाइए प्लीज। अरे तो कौन सी मंगा ले, पता होना चाहिए ना। अरे सेंटर से सेंटर वाले आपको बुक खुद दे देंगे ना। ये आप ग्रुप में सेंड कर दीजिए एक बार फोटो इसकी। सर क्लासेस चालू करिए। हेल्थ केयर एंड योगा। हाँ, बेसिक हेल्थ केयर एंड योगा, ये सेकंड एडिशन। हाँ कोई बात नहीं, अब ये इन्होंने देख लिए हैं और ग्रुप में बात करें, वहाँ सेंटर में बात करें। और ये इनको गुप्ता जी को मालूम है, विशिष्ट गुप्ता जी को, तो उनको उनसे जानकारी ले लें। हाँ गुड मॉर्निंग। अब अपन एटॉपिक डर्मेटाइटिस बोल लीजिए। हाँ गुड मॉर्निंग। और एटॉपिक डर्मेटाइटिस, जैसे कि डर्मा का मतलब होता है स्किन, और इसी से डर्मेटोलॉजी शब्द बना है। और इसी के 2-3 नाम रहते हैं। क्यूटेनियस भी जो है वो स्किन का ही नाम है। इसको अपन हिंदी में त्वचा, चमड़ी भी कहते हैं, चमड़ी या त्वचा। और त्वचा में होने वाले इन्फ्लामेशन डर्मेटाइटिस कहलाते हैं। और इसी में जो रोग होते हैं अलग अलग, उसकी अपन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें अपन एक्ने या मुहासे देख चुके हैं, सेलुलाइटिस यानी सेल का इन्फ्लेमेशन भी देख चुके हैं। और अब देखते हैं अपन एटॉपिक डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस ऐसी कॉमन बीमारी है जिसमें स्किन में पहले बहुत ईचिंग होती है और स्किन रेड हो जाती है। और ये स्किन जो है वो इसकी कंडीशन हार्ड हो जाती, तो 2 बीमारी से कंपेयर करते हैं इसका, पहला एक्जिमा और दूसरा सोरियासिस। और ये दोनों बीमारी ही नहीं रहती, ये रहती है एटॉपिक डर्मेटाइटिस। एटॉपिक डर्मेटाइटिस में जो एटॉपिक शब्द है, उसका मतलब होता है कि जगह जगह होना, एक निश्चित जगह नहीं रहती। दोनों पीछे के हाथ में या यहाँ पर, कभी पीठ में होने लगती है, कभी प्रॉब्लम होती है, उसके लिए वर्ड किया गया एटॉपिक। कोई पेज नंबर है 123, पेज नंबर 123 देख सकते हैं। तो ये इसलिए एटॉपिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और डर्मेटाइटिस मतलब डर्मा में होने वाला इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, तो उसके लिए कहता है। तो ये डर्मेटाइटिस मींस द इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन। कॉज देखते हैं कि किस तरह के प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें एलर्जिक जो है वो मेन कॉज रहता है इसका। एलर्जी होना या एक्जिमा की शुरुआत जो है, उसमें भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। एक्जिमा की शुरुआत हो या इन्फ्लामेशन हो, तब ऐसी कंडीशन आ जाती है। अस्थमा की वजह से भी कभी कभी डर्मेटाइटिस हो जाता है। एक ये नया सिम्टम, अगर किसी पेशेंट को अस्थमेटिक कंडीशन है और अस्थमा या दमा के बाद भी जो है वो इस तरह की कंडीशन डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अस्थमा के वजह से क्यों होता है। तो जैसा अपन जानते हैं कि अस्थमा भी एक एलर्जिक डिसीज है, और अलग अलग टाइप के एलर्जेंस रहते हैं। और वो एलर्जी जब पैदा करते हैं तो पहले लंग्स में करते हैं, और लंग्स से यही बीमारी उठ के और स्किन में आ जाती है। तो इसी कारण जितनी भी एलर्जी वाली प्रॉब्लम रहती है उसमें ये देखा जाता है। तो एलर्जी वाली प्रॉब्लम, अस्थमा, एक्जिमा, ये एक साथ होते हैं। और जब कभी अभी अपन और एक्जिमा पढ़ेंगे जिसमें जो है वो कभी बड़ी बीमारी हो जाए तो ये बीमारियां स्किन की ठीक भी हो जाती हैं या लेटेंट रहती है, इस बारे में अपन बताएंगे आगे। तीसरा, स्किन का रूखापन। स्किन जो है वो अगर मान लो कोई सिर में तेल का इस्तेमाल नहीं करता है, कुछ लोग जो है वो सूखे बाल रखते हैं, या नहाने के उपरांत हाथ पैर में तेल नहीं लगाते, खोपरे का, गुड मॉर्निंग, हाथ पैर में तेल नहीं लगाते या खोपरे का तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, और उनकी स्किन अगर सूखी है, ड्राई है,
तब भी इस तरह की कंडीशन डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम आ जाती है, स्किन का रूखापन। तो ये स्किन का रूखापन पेशेंट जो है वो खुद उस बात को समझते हैं कि उनकी स्किन ऑयली है या रूखी है। रूखी स्किन वाले जो रहते हैं वो ज्यादातर जाते रहते हैं और उनको ऊपर इस तरह से यूं ऐसा पकड़ के उनको खुजाना पड़ता है या बार बार उसका इस्तेमाल करना पड़ता है तेल का। चौथा है ऐसे साबुन का इस्तेमाल जो स्किन को कठोर कर देता है। कास्टिक सोडा अगर किसी साबुन में ज्यादा है वो स्किन को जो है वो रूखा कर देता है। कास्टिक सोडा जिस साबुन में ज्यादा रहता है उसकी विशेषता रहती है कि वो साबुन घुलता नहीं है जल्दी से, और जो साबुन जल्दी से घुल जाते हैं उसमें परफ्यूम और कास्टिक सोडा की मात्रा जो है वो कम रहती है। तो अगर ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं साबुन नहाने के लिए, जैसे कि कपड़े धोने वाले कुछ साबुन आते हैं, साईं बाबा साबुन और गुरुदेव साबुन, जो कपड़े धोने के रहते हैं बेसिकली, क्योंकि कपड़ों पर रगड़ना पड़ता है। और कुछ लोग जो है वो नदी में या नहाने के लिए तालाब में ऐसे साबुन लेके चले जाते हैं कि कपड़े भी धो लेंगे और उसी से नहा भी लेंगे। तो जब वो इस तरह की मिस्टेक करते हैं कि उसी से नहा लेंगे तो वो कास्टिक सोडा वो ज्यादा मात्रा में होता है, जिसके कारण जो है उनको इस तरह पे एटॉपिक डर्मेटाइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं। कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के इस्तेमाल में भी एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। तो जो लोग रेगुलरली मेकअप के लिए अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट रहते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट, जो जिसमें कि एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा रहती है। एल्यूमिनियम का पाउडर जो है वो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मनीष शर्मा अपना माइक म्यूट करें। तो जैसे कि टेल्कम पाउडर है, टेल्कम पाउडर में एल्यूमिनियम सल्फेट और सिल्वर सल्फेट इसकी मात्रा रहती है, तो जिसके कारण वो स्किन से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनकी स्किन जो है वो रूखी हो जाती है। और लास्ट कुछ ड्रग अथवा इंडस्ट्रियल केमिकल भी इसका कारण होते हैं। कुछ ऐसे ड्रग्स खाए जाते हैं और सभी के पास सूखापन कर देते हैं। वो है पहला तो रहता है क्लोरमफेनेरेमीन। शर्मा जी माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। मनीष शर्मा जी प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। सीपीएम कहते हैं। एलर्जिक जरूर है। जो माइमेलेट, तो सीपीएम सभी के पास रहता है। इसी सीपीएम का इस्तेमाल जो है वो कुछ ड्रग्स में किया जाता है, जैसे कि एविल, लेवोसिट्रजिन और सिट्रजिन। ये जो सीपीएम कंटेंट के हैं, इसमें एक अभी सर्दी के लिए दे रहे होंगे आप लोग सिनारिस्ट। तो साइनारिस्ट में भी सीपीएम का इस्तेमाल होता है। और एक एंटी डायबिटिक सिरप आता है। कफ सिरप जितने भी रहते हैं उसमें सभी में सीपीएम रहता है, परंतु एलेक्स जो सिरप आता है जो एंटी डायबिटिक है उसमें भी जो है वो सीपीएम की मात्रा रहती है। ये सीपीएम ड्रग्स अगर आप किसी को लगातार चला रहे हैं, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, से खा रहा है काउंटर सेलिंग में, तो वो ड्राइनेस से सफर करता है। तो ये पहला ड्रग कंटेंट है सीपीएम। दूसरा रहता है किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक जो रहती है, खासकर जो सर्दी के लिए क्या पेज नंबर है 123। नहीं, सर्दी के लिए दूसरा रहता है सर्दी के लिए सिनारिस्ट। हाँ सिनारिस्ट अभी आगे बताएंगे अपन। साइनारिस्ट जो टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है उस साइनारिस्ट में सिट्रजिन। सर आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। सिट्रजिन हाँ उसको सुधारते जा रहे हैं, सही करते जा रहे हैं। कुछ लोग
माइक जो है वो म्यूट नहीं करते ना, तो इसी कारण हमारी आवाज पहुंचे नहीं पाती आप तक। तो इसलिए अगर सब माइक म्यूट कर लें तो आवाज पहुंचे जाएगी। अभी बीच बीच में माइक खोलते हैं तो वो आवाज डाइवर्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और रिपीट भी कर देते हैं। जो CPM कंटेंट है जिसमें क्लोरामामीन मेलेट, क्लोरमफेनेरामीन मेलेट, तो उसका इस्तेमाल करने से ड्राइनेस आती है। और कुछ लोग जो है वो एलर्जी के लिए काउंटर सेलिंग मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की परमिशन के और टैबलेट ले आते हैं। सिट्रिजिन, सिडजेड, सिनारेस्ट, एविल, ये सभी में रहता है, और कफ सिरप जितने भी रहते हैं उसमें रहता है। तब उसके कारण स्किन में म्यूकस मेम्ब्रेन है, आंख की मेम्ब्रेन, मुंह की मेम्ब्रेन, नोज की मेम्ब्रेन, एनस की मेम्ब्रेन होती है। और उस ड्राइनेस के कारण जो है वो अगर स्किन तक पहुंच गई वो ड्राइनेस, तो उसमें ये ईचिंग बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है। तो ये ऐसी दवाई है जो ईचिंग को खत्म भी करती है और ईचिंग प्रोड्यूस भी करती है, यानी इसकी ज्यादा मात्रा ईचिंग बढ़ा देती है और बैलेंस मात्रा ईचिंग ठीक कर देती है। तो ये इसलिए बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। फिर इसके बाद आते हैं माइक म्यूट करो, बंसीलाल पटेल जी अपना माइक म्यूट करें। अयोध्या प्रसाद जी प्लीज, आप तो पुराने स्टूडेंट हैं, माइक बंद करवाइए सर। गुड आप मॉर्निंग। तो डिस्टर्ब ना करिए सर। अयोध्या प्रसाद जी माइक म्यूट कर लें। अभी मेरा मीटिंग चल रहा है ऑनलाइन। अब ऐसी कंडीशन में एटॉपिक डर्मेटाइटिस में यदि मान लो किसी को है तो उसके साइन और सिम्टम क्या आ सकते हैं, तो वो देखते हैं अपन। सबसे पहले त्वचा या ड्राई स्किन रहेगी। पेशेंट के दोनों जो है वो हाथ आगे करके आगे और पीछे से देखते हैं और उसकी स्किन पे हाथ फेर के देखते हैं और उससे पूछते हैं कि आपकी स्किन जो है वो ऑयली है या ड्राई है, तो वो बता देते हैं कि भाई हाँ, हमारे को ज्यादातर स्किन जो है वो सूखी ही रहती है। दूसरा ईचिंग, और ईचिंग रात को, ये जो खुजली होती है तो दिन में ज्यादा होती है कि रात को ज्यादा होती है। तो ज्यादातर ऐसे केस में जिसमें कि एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, इसमें नाइट में या रात में ज्यादा खुजली होने के चांसेस रहते हैं। जैसे पेशेंट घर जाके कपड़े वगैरह उतारता है तो उसको खुजली शुरू हो जाती है, तो वो खुजली होने के कारण इओसिनोफिल्स की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, तो उसके कारण खुजली होना शुरू हो जाती है। तीसरा है ग्रे कलर पैचेस जो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ग्रे कलर के हल्के से काले कलर जो हमने टी शर्ट पहने तो उस टाइप में पहुंच जाते जहां जहां ईचिंग हो रही। पैचेस पर खुजाने से लिक्विड, अगर मान लो बहुत ज्यादा पैचेस जो है वो फैले हुए हैं और उसमें ईचिंग ज्यादा है, तो जब भी पेशेंट ईचिंग करता है, खुजाता है और उसके नाखून अगर मान लो शार्प है, कटे नहीं है, तो उन पैचेस से जो है वो पानी भी निकलना शुरू हो सकता है। खुजाने पर स्किन सेंसिटिव हो जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और एक शब्द इसमें इस्तेमाल किया जाता है कि उसको पेशेंट आके कहता है कि उसको मीठी मीठी खुजली हो गई। तो मीठी मीठी खुजली का मतलब होता है कि खुजाने की इच्छा उसको लगातार बनी रहती है। कोई ऐसा खुजाने के बाद चाटता नहीं है कि उसको मीठा लगे, वो तो बताता है कि उसको मीठी मीठी जो है वो खुजली होती, मतलब लगातार खुजाने की इच्छा उसके शरीर में बनी रहती है। ये लगभग सिम्टम और साइन आते हैं। इसके बाद इसके पेशेंट को इन्वेस्टिगेट क्या कराना चाहिए, ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेशन है, तो सबसे पहले तो CBP कराते हैं अपन, कंप्लीट ब्लड पिक्चर। कंप्लीट ब्लड पिक्चर में केवल अपन उसको देखते हैं उसमें इओसिनोफिल की मात्रा और ESR की मात्रा, क्योंकि अगर अस्थमा के कारण उसको ये प्रॉब्लम इओसिनोफिल्स बढ़े होंगे तो फिर इओसिनोफिल्स की मात्रा जो नॉर्मल रहती है 18-15, उससे ज्यादा 50-60 के करीब इओसिनोफिल्स आ सकते हैं। इओसिनोफिल्स ज्यादा आ रहे हैं मतलब ये कि उसको एलर्जी किसी न किसी प्रकार की
तो फिर एलर्जी टेस्ट करा। सर टेस्ट का नाम डबल दूसरा रहता है पैचेस टेस्ट करवाना। जहाँ वो खुजा रहा है और कोई पपड़ी वगैरह निकल रही है तो उसको जो पैचेस टेस्ट कहलाते हैं वो पैच के टेस्ट करा सकते हैं। सीबीपी बता दे रहे हैं हम जी। सीबीपी जो है वो कंप्लीट ब्लड पिक्चर सीबीपी यानी कंप्लीट ब्लड पिक्चर। एक पिक भेजा हूँ सर आपके व्हाट्सएप पे। सीबीपी टेस्ट में कंप्लीट ब्लड पिक्चर रहता है। इसमें अपन को खासकर इयोसिनोफिल की मात्रा देखना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं गुप्ता जी? सर एक पिक भेजा हूँ आपके व्हाट्सएप पे, तो थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा सर। अच्छा हाँ, सर ब्लड टेस्ट में काई की मात्रा देखते हैं सर। ब्लड टेस्ट में जो देखते हैं अपन वो सीवीपी ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें इयोसिनोफिल अपने डब्ल्यूबीसी की जो वैरायटी है वो है न्यूट्रोफिल। इयोसिनोफिल डब्ल्यूबीसी के कंपोनेंट रहते हैं जिसमें इयोसिनोफिल्स की मात्रा देखी जाती है। ये गुप्ता जी जो आपने फोटो भेजे हैं वो इसमें हथेली में है। ये दूसरी बीमारी है। ये डर्मेटाइटिस ना होके स्किन इसमें निकल रही है। ये अपन आगे जो पढ़ेंगे विसर्प, जिसको एरिप्लिस कहते हैं, विसर्प नामक डिसीज है, तो वो उसके बारे में भी बताएंगे। ये जब हम ये पढ़ाएंगे तब इसको ग्रुप में भेजिएगा। और दूसरी सीवीपी के अलावा ईएसआर जो बीमारी है, ईएसआर की जो काउंटिंग रहती है सेडिमेंटेशन, उसमें ये देखा जाता है कि जो सेडिमेंटेशन है, सेडिमेंटेशन यानी नीचे निथर के जमना, तो वो कितने टाइम में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा सेपरेट हो रहे हैं। तो यदि मान लो सेडिमेंटेशन का टाइम ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको इयोसिनोफिल्स भी बढ़े हुए हैं और पेशेंट को एलर्जी भी। जैसा अपन स्टार्ट में बताए थे कि अस्थमा जो है वो इसका कारण हो सकता है एटॉपिक डर्मेटाइटिस का। तो अस्थमा जो है वो होने से इयोसिनोफिल और ईएसआर ये दोनों के दोनों बढ़ जाते हैं। दूसरा टेस्ट बताया था अपन ने पैच टेस्ट। पैच टेस्ट में जो जहाँ पे खुजली हुई है या जो स्किन का लॉस हुआ है, उस स्किन को छोटा सा टुकड़ा, एक राई बराबर टुकड़ा जो है वो उसको स्लाइड बना लिया जाता है और स्लाइड बनाने के बाद उसके ऊपर ग्लिसरीन डाल के कवर स्लिप लगा दी जाती है, बिल्कुल पतली गोल कलर को भेज देते हैं माइक्रोस्कोप टेस्ट के लिए। वो कहलाता है पैचेस टेस्ट। वो पैचेस टेस्ट में देख के बता देते हैं कि इसमें सामान्य तौर पे जो सेल मिलेंगे तो वो ये वाले इपिथेलियल सेल्स रहते हैं इसमें ऊपर, ठीक है ना, ऊपर की तरफ इपिथेलियल सेल्स, दूसरे सेल्स रहते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियल सेल्स। तो वो तीनों चारों सेल्स के अलावा अगर कोई नया सेल के लेप्रोसी के केस में होता है, लेप्रोसी या कुष्ठ रोग के केस में, उसमें पैचेस टेस्ट कराने पे उसको उसमें मिल सकते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो कोई बैक्टीरिया वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये डर्मेटाइटिस में जैसा अपन ने बताया कि स्किन हार्ड और नॉट सेंसिटिव हो जाती है। मतलब पेशेंट का जो है वो पार्ट जहाँ पर खुजली हो रही है उसे पिंच चुभाने से आपको पता लग रहा है कि नहीं लग रहा, उस सेंसिटिविटी टेस्ट कहलाता है। अगर वो पेशेंट आंख बंद करने के बाद उसको करते हैं ये टेस्ट, अपनी आंख बंद नहीं होती, पेशेंट की आंख बंद करो कहते हैं और फिर उसको उस जगह पे चुभाते हैं अपन। अगर उसके बाद पूछते हैं कि हमने जो है वो कुछ टेस्ट किए थे, तुमको पता लगा क्या? अगर पेशेंट कहता है कि हाँ आप कुछ चुभता सा फील हो रहा है, तो इसका मतलब फिर कि लेप्रोसी नहीं है और ना ही और कुछ है प्रॉब्लम, इसको डर्मेटाइटिस की है। और अगर मान लो इसको सेंसिटिविटी टेस्ट के बाद बिल्कुल भी पता नहीं हो लेप्रोसी हो, तो वो एक टेस्ट कहलाएगा। ये मैनुअल टेस्ट रहता है। फिर पैच टेस्ट उसके बाद करने के लिए भेजते हैं।
और उसमें टुकड़ा निकाल के प्लकर अपन यहीं क्लिनिक पे ही कर सकते हैं। जो स्किन का टुकड़ा है वो प्लकर की सहायता से निकाल के स्लाइड पे रखते हैं और स्लाइड के ऊपर ग्लिसरीन और अगर कलर डालना हो तो कलर डाल देते हैं। उसमें कलर एक कवर स्लिप लगा के और उसको सुरक्षित रख देते हैं। ये जो बॉक्स रहते हैं, ये बॉक्स स्लाइड बॉक्स है, स्लाइड बॉक्स में सुरक्षित रख देते हैं। और जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्लड लेने आता है अगर, तो उसके हाथ से वो स्लाइड बॉक्स में भिजवा देते हैं। और अगर नहीं आता है तो अपन जब जाते हैं कहीं पे शहर जाते हैं या अपने शहर में ये दुकान, तो वहां पर उसको दे आते हैं कि भाई इसको टेस्ट कर दे। तो ये पैचेस टेस्ट के अंतर्गत आता है। अब इसमें जो ट्रीटमेंट दिया हुआ है तो वो ट्रीटमेंट पूरा एलोपैथी है जो बुक में लिखा हुआ है। और जिनके पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है तो हम वो पढ़ के बता देते हैं। हाइड्रोक्सीजाइन, तो ये हाइड्रोक्सीजाइन जो रहती है एक गोली सुबह शाम, अथवा डेक्सोक्लोरोफेनेरामिन मेलेट, यही मेलेट अपन ने बताया सस्टेन रिलीज रहती है। एक गोली सुबह शाम दे सकते हैं पेशेंट को। डेक्सामेथासोन जो है वो स्टेरॉइड है एक प्रकार का, जो एक गोली उसकी सुबह शाम देते हैं, मगर ये सीपीएम के साथ ही देते हैं। और इसके अलावा जो प्रीडेमिनोसॉल गोली रहती है सुबह शाम दी जा सकती है। एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट, अगर मान लो किसी को सॉफ्ट टिश्यू में अस्थमा के कारण हुआ है तो एरिथ्रोमाइसिन बता देते हैं। और इंजेक्शन है, इसको हम रिपीट पढ़ देते हैं, बाकी बुक में लिखा हुआ है। इसमें जो ट्रीटमेंट है हाइड्रोक्सीजाइन एक गोली सुबह शाम, HYDROXYZIN, हाइड्रोक्सीजाइन ये गोली सुबह शाम दे सकते हैं। दूसरी टैबलेट डेक्साक्लोरोफेनेरामिन, इसमें मेलेट भी जोड़ देते हैं अगर, तो ये सस्टेन रिलीज हो जाती है, मतलब कि फिर वो पेशेंट को नींद भी आएगी। और ये गोली एक गोली सुबह शाम देते हैं। और ये इसकी मात्रा बता दें, ऊपर वाली जो हाइड्रोकेमजी की और ये सीपीएम जो दे रहे हैं अपन डेक्सीक्लोरोफेनेरामिन मेलेट, ये 5 mg या 10 mg की आती है। तो सोते समय दे रहे हैं तो 10 mg की रात वाला डोज, और सुबह अगर पेशेंट कहीं नहीं जाता है ड्यूटी वगैरह खेत वगैरह तो 5 mg, अगर जाता है घर पे रहता है तो 10 mg। पर इसकी डोज जो है वो कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ज्यादा चलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके साथ डेक्सामेथासोन जो चलती है स्टेरॉइड वो सुबह शाम दे। और ये प्रीडेमिनोसॉल जो रहती है 5 mg की, ये भी गोली सुबह शाम, यदि मान लो आपने डेक्सामेथासोन दिए तो फिर इस गोली को ना दें, क्योंकि अथवा लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान रखें प्रदीप कुमार कि अथवा यानी ये देना है या ये देना है। दूसरा, जो किसी को अगर मान लो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई, दो लोगों के माइक खुले हैं, प्रदीप डॉक्टर हनुमंत और प्रदीप कुमार, इनकी माइक चालू थे तब बंद। बेसिक हेल्थ केयर एंड योगा वाली बुक से देख सकते हैं। इसके बाद जिन लोगों को अगर मान लो ऐसे उनको जो है वो माइक खोलने में मजा आता है। सर रिपीट कर दो। हाँ, तो ये माइक म्यूट करें तब तो रिपीट करें। डॉक्टर हनुमान तो फिर समझ में नहीं आएगा। सर आप होस्ट हैं, आप सबको म्यूट कर सकते हैं। यहाँ सबको म्यूट करने के लिए म्यूट ऑल लिखा हुआ है, मगर वो काम ही नहीं करता। अपन कर देते हैं और फिर खोल लेते हैं अलाउ। देखिए सबको म्यूट कर दिया हमने, अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये जो टैबलेट हम रिपीट कर रहे हैं फिर से, इसमें टैबलेट
हाइड्रोक्सीजाइन सुबह शाम देते हैं। अब दूसरा अथवा लिखा है, यानी यदि ये नहीं देते हैं आप तो फिर डेक्साक्लोनोफेनेमिमेलेट जो कि नींद भी लाती है, इस गोली को सुबह शाम डेक्सामेथासोन के साथ दे सकते हैं। फुल एलर्जी है, अगर मान लो छोटी मोटी एलर्जी है और अभी 2-3 दिन ही हुए हैं, तो अब इसमें फिर सीपीएम और डेक्सामेथासोन दे सकते हैं। अब फिर अथवा लिखा हुआ है, अगर ये नहीं देना चाहते डेमनासोल जो 5 mg की गोली आती है, और इसके पहले भी जो डेक्सामेथासोन और सीपीएम है, ये दोनों ही 5-5 mg से स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो डेक्सामेथासोन है वो रीनल पार्ट पे बहुत इफेक्ट करती है और कई बार किडनी फेल की भी कंडीशन आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि पेशेंट जो है वो ज्यादातर ऐसे होते हैं कि अपन ने जो टैबलेट दिए हैं उसकी पर्ची को बार बार काउंटर सेलिंग यानी मेडिकल स्टोर पे ले जाके और वो टैबलेट ले लेते हैं। तो इसी कारण इस कंडीशन से बचने के लिए पेशेंट को अपने हाथ से ही देते हैं। इसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन जिन लोगों को सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम हुई है, तब अपन फिर इसको एरिथ्रोमाइसिन की एक गोली सुबह शाम दे सकते हैं, और ये 500 mg 250 mg में अवेलेबल रहती है। पेशेंट का वजन 30 किलो से कम है तो 250, और उससे ऊपर है तो 500 mg की एक टैबलेट सुबह शाम दे सकते हैं। उसके साथ ये इंजेक्शन, अगर मान लो उससे बात नहीं बन रही है, तो जो एविल का इंजेक्शन आता है, डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन आता है, तो वो उसको अपन IM लगा सकते हैं। इसमें IM का ही जो डोज रहता है। इसमें ऑइंटमेंट जो है वो कोलाबेस्टसोल प्रोपेनेट जो आती है कंटेंट की, वो लोकल अप्लाई कर सकते हैं। ग्लाइकोनेट क्रीम है और भी ऐसे न्यूमाइसिन, ये जो जितनी भी है ये एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक, ये एंटी सेप्टिक, ये क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकती है। अगर खुजली ज्यादा है तो फिर सॉल्यूशन से काम चलाते हैं। इस तरह से ये एलोपैथी ट्रीटमेंट। इसके बाद होम्योपैथी ट्रीटमेंट के अंतर्गत अगर मान लो ऐसी कोई समस्या आती है, तो इसमें अगर स्किन लाल है तब बेलाडोना मेडिसिन दी जाती है। बेलाडोना 30x की मात्रा सुबह शाम 4-4 गोली 3 बार देते हैं। यदि मान लो लाल नहीं है और खुजली ज्यादा हो रही है, तो इचेनेसिया करके जो मेडिसिन आती है, इचेनेसिया, उसकी 30 मात्रा जो है वो सुबह शाम दी जा सकती है डर्मेटाइटिस के केस। अगर स्किन थोड़ी सी हार्ड हो गई है तो फिर रस्टॉक्स, ईचिंग रात को ज्यादा हो रही है तो रस्टॉक्स जो मेडिसिन आती है, तो रस्टॉक्स की 30 पोटेंसी में सुबह शाम दोपहर 4 बार लगभग 4-4 गोली ले सकते हैं। फिर और भी मेडिसिन रहती है इसमें, म्यूरेक्स, अगर जेनाइटल पेन इसके आसपास, फीमेल पेशेंट को भी जेनाइटल पार्ट में अगर खुजली हो रही है, तब ऐसे में म्यूरेक्स की जो दवाइयां हैं वो दे सकते हैं। और भी जो दवाइयां आती हैं, मगर इसमें ये कॉमन मेडिसिन है वो ये दे सकते हैं। ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस का जो छोटा चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अपन स्किन की पढ़ेंगे, एक्जिमा। एक्जिमा जो है वो दाद को भी कहते हैं अपन, और could you please repeat last रहती है। हाँ बोलिए संजय जी। हाँ सर, टेल्कम पाउडर में एल्यूमिनियम सल्फेट और दूसरा क्या रहता है? लास्ट मेडिसिन रिपीट कर दें। नहीं, टेल्कम पाउडर में एल्यूमिनियम सल्फेट और सेकंड कंटेंट लास्ट मेडिसिन क्लोबेस्ट्रॉल, हाँ, एल्यूमिनेट सल्फेट, सिल्वर सल्फेट, ये दोनों जो है वो ड्राइनेस क्रिएट करते हैं। लास्ट का जो टैबलेट एरिथ्रोमाइसिन जो दिए थे अपन ने, एरिथ्रोमाइसिन, सल्फेट, और वो दोनों देख सकते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। एरिथ्रोमाइसिन जिन लोगों को स्पॉन्जी टिश्यू में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, स्पॉन्जी टिश्यू के कारण जैसे अस्थमा भी है या ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, और उसके बाद भी खुजली है, तो फिर उसमें एरिथ्रोमाइसिन मेडिसिन दी जाती। एक गोली सुबह शाम 500 और 250 mg के
इसमें आती है ये पैक में, और 30 किलो से ऊपर वजन है तो 500, और नीचे है तो फिर 250 mg की टेबलेट दी जाती है। और एक है डेक्सामेथासोन, इसका अपन ने टेबलेट तो बता ही चुके थे, 5 mg और 10 mg। इसमें इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी अप्लाई किया जा सकता है। पेशेंट को अगर मान लो असहनीय टेबलेट वो हो रही है, दिक्कत आ रही, खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, तब ये डेक्सामेथासोन और CPM लगाए, उसमें मिक्स करके नहीं लगाते। ऑइंटमेंट बताए थे अपन ने, ये ऑइंटमेंट में क्लोबेस्ट्रॉल प्रोपिनेट, जिसमें नियोमाइसिन सल्फेट और ग्लूकोनेट क्रीम, ये अलग अलग रहते हैं। माइकोबेंजोल नाइट्रेट, क्लोरोडेक्साइन, ग्लूकोनेट क्रीम लोकल अप्लाई कर सकते हैं। जो ऑइंटमेंट आते हैं उसमें ये कंटेंट आप देख के कर सकते हैं। अगर मान लो जेनाइटल पार्ट में हुई है तो क्लोट्रामेक्सोल, नियोमाइसिन या क्लोबेडाइसोल, ये अलग अलग ऑइंटमेंट आते हैं जो कि एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक फार्मूले हैं ये सब, और इन फार्मूलों का उपयोग करके और ये खुजली वगैरह या इससे अपन राहत पा सकते हैं। दूसरी बीमारी जो स्किन की है वो अपन शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है एक्जिमा, या इसी को अपन दाद भी बोलते हैं। और ये दाद जो है वो इसमें विशेष जी ने लिख दी है एजिथ्रोमाइसिन 5 mg, एजिथ्रोमाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन दोनों दे सकते हैं। बुक का नाम है बेसिक हेल्थ केयर एंड योगा, मनोज कुमार जी, बेसिक हेल्थ केयर एंड योगा। वो सीवियरिटी ऑफ द डिसीज के ऊपर डिपेंड करता है। यदि बीमारी जो है वो ज्यादा है तो उसको BD 2 डे, देन OD 2 डे, देन SOS, इस टाइप से देते हैं उसको, है ना। एक्जिमा या दाद को भी कहते हैं अपन, इसी को खाज भी बोलते हैं कुछ लोग, दाद, खाज, खुजली। इसमें दाद जो है वो एक्जिमा के लिए उपयोग में आता है, और खाज मतलब खुजली के लिए इस्तेमाल में आता है। तो एक्जिमा अपन देखते हैं जो कि एक स्किन डिसीज है और थोड़ा लंबे समय में ठीक है। एक्जिमा एक स्किन डिसऑर्डर है। एक्जिमा में बॉडी के किसी भी पार्ट पर खुजली और लाल चकत्ते हो जाते हैं। कुछ मामले में ये इन्फेक्शन भी हो सकता है। एक्जिमा में मुख्यतः तेज ईचिंग होती है, जो कभी कभी इतनी तेज खुजली के साथ साथ बारीक फुंसियों की कॉलोनी टाइप उत्पन्न कर देता है, जो खुजलाने से फूट जाए और कभी मॉइस्ट भी रहती है। और ये ऐसा जैसे रोटी वाली जो रोटी या पूड़ी रहती है, जो वो पूड़ी के बराबर एक कोई पर्टिकुलर पार्ट को घेर लेती है। अगर एक्जिमा यहाँ है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैल जाएगा, अगर हाथ में है तो पेट पे फैल जाएगा। ज्यादातर एक्जिमा की कंडीशन पैर में पैक वाला पार्ट रहता है। अपन लोग और लिम्ब को 3 पार्ट में जो डिवाइड करते हैं, उसमें फुट, नीचे वाले जो पैर आड़े रहते हैं वो फुट कहलाते हैं, और खड़े वाला थाई। तो इसके एक्जिमा के लिए कोई जगह वैसे डिसाइड नहीं है, ये कहीं पे भी हो सकता है, परंतु ज्यादातर देखा गया है लेग में, हिप में और पीठ पर। ये एक्जिमा के फेवरेबल स्पॉट है, यहाँ पर ये एक्जिमा पाया जाता है। और इसकी स्टार्टिंग होती है कि वो खुजाते पहले हल्के हल्के लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, और लाल चकत्ते पड़ने के बाद ये काले या ग्रे कलर, जैसा हमने अभी टी-शर्ट पहने, तो ये ग्रे कलर में जो है वो बदल जाते हैं। और ग्रे कलर के बाद इसकी जो पपड़ी रहती है वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, जैसे गोबर सूख कर मोटे हो जाती पपड़ी, कभी देखे होंगे, तो उसी टाइप की पपड़ी बन जाती है। और उस पपड़ी के नीचे जो है वो गीला पार्ट रहता है के आसपास, या एक्जिमा के आसपास निकाल लेती है। और वो पपड़ी को जैसे ही निकालेगा तो उसमें से पस, ब्लड या स्टिकी चिकचिका मटेरियल जो है वो निकलता है। वो एक्जिमा की खास पहचान रहती है कि उसमें स्टिकी मटेरियल जरूर रहता है।
वो स्टिकी मटेरियल एक्चुअली जो है वो ये जो कीटाणु इसके रहते हैं उसमें से बहुत सारे सलाइवेशन और उनका जो डेथ होती है WBC के साथ तब वो स्टिकी मटेरियल बन जाता है। और अगर ऐसे पेशेंट की ड्रेसिंग करना है तो अपने हाथ में ग्लव्स को पहनना जरूरी रहता है। ग्लव्स आप पहन सकते हैं 5 या 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, कॉमन 7 नंबर। वो ग्लव्स को पहन के कॉटन को उससे पकड़े, चीटल या कैंची से पकड़े जो आती है टूथ फॉर्सेप, और टूथ फॉर्सेप से पकड़ के और उसको अलग से साफ करके जो कॉटन है उसको अलग जगह पे फेंकते जाए ताकि वो किसी के टच में ना आए। वो उसके बाद फिर उसकी ड्रेसिंग की जाती है। ये एक फोड़े का रूप भी ले लेती है अगर मान लो ये एक्जिमा बहुत ज्यादा पुराना है। इसके कारण देखते हैं क्या हो सकते हैं। या फंगल इन्फेक्शन, पहला बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन। कहीं पे ऐसी जगह पे चला गया है पेशेंट जहाँ पर बैक्टीरिया ज्यादा थे, कभी नाले में घुस गया है या किसी जो मड वाला पार्ट है उसमें घुस जाता है। एक बार और बता दीजिए क्या बताना है पुणे में। ठीक है, एक्जिमा के बारे में एक बार और बताने को कह रही। ये स्किन डिसऑर्डर है जिसमें कि जो इसका इफेक्ट है वो बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। कभी बार यहाँ पर ऐसा होता है तो गले से लेके यहाँ तक पूरा एक्जिमा हो जाता है। कुछ लोगों को सिर में होता है। सिर में हमने 1-2 पेशेंट एक्जिमा के ठीक किए हैं। वो सिर में होने का कारण कई पेशेंट ने जैसे बाल उनके कम हो गए, जैसे हमारे बाल कम है, और किसी ने बोला कि अभी आपकी तो उम्र ही थी जो है वो है ही नहीं और आप बाल जाके और उसको नकली लगवा लो। अब वो नकली लगवाने के लिए किसी ब्यूटी पार्लर या नाई के पास गए तो आजकल हेयर ट्रांसप्लांटेशन आता है जिसमें कि छोटी छोटी निडल से वो बालों को रोपा जाता है। पहले प्लाज्मा लगाया जाता है, उसमें प्लाज्मा में जो है H2SO4 डाला जाता है। उसमें H2SO4 जो है वो, हाँ आवाज बढ़ा दी है हमने, माइक म्यूट है ही सभी के, आवाज बढ़ा देते हो। धीरे धीरे क्या जैसे जैसे जून का टाइम होते जाता है तो वो अपनी परफॉर्मेंस कम करते चला जाता है। तो जो है वो अपनी आवाज बढ़ा दी और उसमें हल्का दोबारा रीजॉइन करने से आवाज अच्छा आ जाता है और वो सिर की जो स्किन है उस पर जला देता है और फिर उस पे अच्छा हाँ तो ऐसा करें मनीष शर्मा जी, तो दोबारा रिज्वाइन कर लें तो ये डर्मेटाइटिस, ये एक्जिमा जो है वो अच्छे से समझ में जाएगा। ओके सर, ओके। तो हम बता रहे थे कि जो यहाँ H2SO4 डाला जाता है जिसमें कि चमड़ी जल जाती है और उसके बाद उसमें से प्लाज्मा निकलता है और वो प्लाज्मा में फिर वो बालों को ऐसा रोपा जाता है के रोपे लगाए जाते हैं। अब मान लो जो लाइट जो है वो स्टेला कोई लगा दी है, अब कुछ दिन बाद रोपे तो नहीं उगे मगर वो एक्जिमा हो गया वहां से, क्योंकि इन्फेक्शन अपन पहला पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल और फंगल, तो पहले ईचिंग होगी। फिर अपन ने कंप्लेंट किए जाके उससे, तो उन्होंने बताया भाई आपने सिर धो के नहीं आए थे इसलिए इन्फेक्शन चला गया। वो अपने पे ही इल्जाम लगा देता है। तो उसके पास कुछ दिन बाद जाने के बाद अपन जो है वो फिर डॉक्टर के पास जाना शुरू कर देते और ऐसी स्थिति में फिर डॉक्टर समझ जाता है इसको ये जो है वो फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण एक्जिमा हो गया। फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। उसमें उसके जो थोड़े बहुत बाल बचे हुए वो आपस में उलझ जाते हैं, बस के कारण बाल जो है वो उलझ जाते हैं। दूसरा रहता है ब्लड का इन्फेक्शन। अगर मान लो ब्लड में किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इन्फेक्शन है तो वो जहाँ पे भी छोटी आर्टरी सप्लाई करने जाती, फाइन आर्टरी, और वो इन्फेक्शन वहाँ रुक गया तो वहाँ पर जो है वो एक्जिमा बन जाता है। तो वो दूसरा कारण ब्लड का इन्फेक्शन जिसको अपन कहते हैं खून की खराबी। तीसरा रहता वर्म इन्फेस्टिएशन, कृमि संक्रमण। अगर किसी को कृमि है या वर्म्स बोलते हैं अपन, पटार भी बोलते हैं बच्चों के केस में, पेट में अगर किसी प्रकार के है तो वो एक्जिमा को प्रोड्यूस करती है क्योंकि ब्लड में जो है वो इन्फेक्शन चला जाता है। हाइजीन का ध्यान ना रखना, साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन या साफ सफाई का अगर ध्यान नहीं रखा जाए तो भी एक्जिमा होने के चांसेस रहते हैं।
एलर्जिक कारण, एलर्जी अपन ने पहले ही बता चुके हैं कि एलर्जी होती है। अब वीडियो भी क्लियर नहीं आ रहा है, हम देख रहे हैं तो बीच बीच में आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा है और आवाज आते रहेगी। एलर्जी कारण जो जैसे अस्थमा पेशेंट में अपन ने देखे थे कि एलर्जी के कारण भी प्रॉब्लम आती है। केमिकल और कॉस्मेटिक ड्रग की वजह से, कुछ केमिकल्स का अगर वो उपयोग कर रहा है, कॉस्मेटिक जो ब्यूटी पार्लर में उपयोग कर रहा है, तो भी जो है वो एक्जिमा होने के चांसेस रहते हैं। जो पार्लर वाले पुरुष अथवा महिला रहती हैं, ये डिपेंड करता है कि उनकी खुद की हाइजीन और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो दुकान रहती है, शॉप रहती है, वो हेल्दी होना चाहिए। अगर वो एटमॉस्फेयर जो है वो अनहाइजीनिक है तो ये एक्जिमा और अदर स्किन डिसीज होने के ज्यादा चांसेस है। अब इसमें साइन और सिम्टम कैसे क्या आते हैं? रेड रैशेस एंड स्किन इरिथमिया के रूप में चकत्ते शुरू होते हैं। इसकी स्टार्टिंग खुजली से होती है और फिर लाल लाल चकत्ते, पहले छोटे उसके जैसे पापड़ के जैसे छोटे छोटे, और उसके बाद जो है वो बड़े होते जाते हैं, पूरी का आकार ले लेते हैं और फिर उनमें लाल लाल होके वो ईचिंग होने लगता है। वो स्टार्टिंग ये होती है। इसके बाद इरिथमिया पर वेसिकल्स बन जाते हैं। इरिथमिया यानी जो पार्ट रहता है वहां पर वेसिकल्स, छोटी छोटी आर्टरी दिखाई देती है रेड कलर की। जैसे कि आंखों में कई बार आर्टरी दिखाई देती है, तो वैसे ही दिखाई देती है। इसमें आसपास पैचेस टेस्ट, स्वैब टेस्ट, ये भी दोनों करा सकते हैं। तो एक्जिमा में कराएंगे अपन स्वैब टेस्ट। वेसिकल से सीरम सीक्रेट होता है जिसमें पपड़ी बन जाती है, और जो अपन ने बताया कि जो वेसिकल है या आर्टरी वगैरह है, उससे सीरम जो है वो निकलेगा और सीरम निकलने के बाद उसमें से सीक्रेट होगा, जिससे वो जो बाद में पपड़ी का रूप ले लेती है। पपड़ी मतलब एक हल्की सी थिक स्किन कवर्ड बाय द वुंड, कवर्ड करके रखती है वुंड को, वो कहलाती है। जो लोग इंग्लिश से हैं साउथ के स्टूडेंट तो वो समझे कि ये पपड़ी मीन्स द वुंड आर कवर्ड बाय थिक स्किन, इट इज कॉल्ड अ पपड़ी। एक्जिमा की जगह पर सीवियर ईचिंग होकर ड्राई हो जाती है तथा पपड़ी बन जाती है, और जहाँ पर खुजली होती है वहाँ पर जो है वो हल्की सी एक लेयर बन जाती है, थिक लेयर। ऐसे पेशेंट में इन्वेस्टिगेशन अगर अपन कराएंगे तो पहला पैचेस टेस्ट, दूसरा स्वाब कल्चर। तो ये एक्जिमा के लिए कौन सी मेडिसिन और इंजेक्शन लगाए जाते हैं? हाँ, तो अभी अपन आगे बताएंगे ना। अभी तो साइन और सिम्टम चल रहे हैं, तो उसके बाद आगे बताया जाएगा। इसके कंटिन्यू करें आप, उसको तो बता दिया जाए। इसमें जो पैचेस टेस्ट के बारे में हम बता रहे थे, पहले भी अपन पैचेस टेस्ट बता चुके हैं, जिसमें कि स्किन को जो है वो हल्का सा प्लकर की सहायता से निकाला जाता है और वो स्किन को भेज दिया जाता है पैचेस टेस्ट के लिए। उसमें एक स्लाइड में रख के एक छोटा सा टुकड़ा और उसको ग्लिसरीन से भिगो लेते हैं, कलर ग्लिसरीन, और कवर स्लिप लगा दिया जाता है। तो कवर स्लिप्स में लगा के फिर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तब उसमें पैचेस में पता लग जाता है कि जो एक्जिमा को क्रिएट करने वाला बैक्टीरिया या फंगस प्रेजेंट है, तो वो उसकी मात्रा या उसकी उपस्थिति दिख जाती है। दूसरा स्वाब टेस्ट जो है, स्वाब कल्चर कराते हैं, तो इसमें टेस्ट कराना और कल्चर कराना ये दोनों अपन देखते हैं। इसमें दिया है स्वाब कल्चर। तो स्वैब कल्चर का उद्देश्य रहता है कि प्रॉपर मेडिसिन को ज्ञात करना कि भाई इसमें कौन सी मेडिसिन चलेगी, वो कल्चर होता है। और सेंसिटिविटी, जिसमें किसी मेडिसिन के प्रति सेंसिटिविटी करना। कल्चर में ये देखा जाता है कि किसी प्रकार का साल्मोनेला या ई कोलाई या कोई दूसरा, जैसे अपन यूटीआई के केस में करते हैं, यूरिन का कल्चर और सेंसिटिविटी। इसमें कल्चर करके देखा जाता है कि कोई कीटाणु तो नहीं है, तो उसके लिए जो घाव है जहाँ से बन गया है और कोई पास या ब्लड निकल रहा है, तब जो कॉटन में वो बांधते हैं अपन, जो टूथ फॉर्सेप रहती है,
फॉरसेप से कार्टन को लेके और हल्का सा जो है वो उसमें से पस निकाला जाता है या स्टिकी मटेरियल जो है वो निकाल के और स्लाइड पे थोड़ा सा छिला देते हैं और छुलाने के बाद वो स्लाइड में अपन देख लेते हैं कि इसमें हल्का सा मटेरियल आ गया है और उसको सुखाने के लिए रख देते हैं। फिर ग्लिसरीन की सहायता से 1 ड्रॉप ग्लिसरीन डाल के ऊपर से कवर स्लिप लगा देते हैं और जब वो स्लाइड सूख जाती तो उसको बॉक्स में रख के वो बॉक्स उसको थमा दिया जाता है कि ये बॉक्स में स्लाइड है। 5 स्लाइड है अलग अलग मरीजों की, उसमें नाम भी लिखे हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अपन जो है वो स्केच पेन से लिख देते हैं कि किस किस की है और वो स्लाइड की जब वो रिपोर्ट आती तब अपन उसको फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें जो ट्रीटमेंट का पूछ रहे थे दीनदयाल जी, तो उसमें टैबलेट जो रहेगी वो बिल्कुल सेम हाइड्रोक्सिन HCl 25 mg की 1 गोली सुबह शाम, हाइड्रोक्सीजाइन HCl ये 25 mg की टैबलेट सुबह शाम। अगर वो नहीं देना चाहते या अवेलेबल नहीं है तो वही टैबलेट सिट्राजिन और डेक्सामेथासोन। ये स्किन की जितनी भी बीमारी है उसमें CPM और डेक्सामेथासोन का रोल रहता है। डेक्सामेथासोन किसी भी व्यक्ति की पावर को बढ़ाता है, इम्यून को बढ़ाता है और जो CPM है एलर्जी वो इओसिनोफिल्स की मात्रा को कंट्रोल करके रखता है। ये 2 चीजें हैं। अथवा अगर वो नहीं देना चाहते तो टैबलेट प्रीडेमनेसोल, ये डेक्सामेथासोन जैसे ही कार्टिकोस्टेरॉइड है। अरिथ्रोमाइसिन की 500 CPM का फुल फॉर्म mg की और प्रीडेमनेसोल की 250 mg की टैबलेट सुबह शाम स्किन के मरीज को 21 दिन तक दिया जा सकता है। CPM का फुल फॉर्म क्लोरफेनिरामाइन। लंबे समय तक डेक्सामेथासोन या प्रीडेमनेसोल किडनी CPM का फुल फॉर्म है क्लोरम फेनेरामीन मेलेट। क्लोरम CHLORAM, फेनेरामीन PHNERAM, मेलेट MALETE। क्लोरम फेनेरामीन है वो सिट्राजिन को ही कहते हैं CPM। सर ये जो आपने बताया प्रेडनिसोलोन, एरिथ्रोमाइसिन और ग्राइसोफ्लोविन ये एक ही साथ देते हैं सर ये 21 दिन? हाँ, फ्लोविन 250 mg। हाँ जी, ये प्रेडनिसोलोन, एरिथ्रोमाइसिन और ग्राइसोफ्लोविन ये तीनों को सर मिला के? हाँ हाँ जी, तीनों को मिला के जी? तीनों को मिला के देते हैं, पर पहले अपन जो है वो उसको एरिथ्रोमाइसिन और प्रीडेमनेसोल देखते हैं और पेशेंट अगर कहता है कि हाँ उसके सिम्टम्स जो है वो दब रहे हैं, स्किन में प्रॉब्लम ज्यादा नहीं पहले जो हो रही थी नहीं हो रही है, तो फिर ये ग्राइसोफ्लोविन छोड़ देते हैं। और अगर मान लो उसको नहीं रिलीफ होता तो फिर तीसरे या चौथे दिन से उसको मिला के देने लगते हैं। ऑइंटमेंट में हाँ फ्लोविस्टॉल, प्रोप्लेनेट और सैलिसिलिक एसिड। तो साइलिसिलिक एसिड, हाँ साइलिसिलिक एसिड और फ्लोविस्टॉल और प्रोप्रेन का जो ऑइंटमेंट आता है उसका उपयोग कर सकते हैं, या बीटामेथासोन, वेल्वरेट और नियोमाइसिन। ये इसमें जो कंटेंट रहते हैं ऑइंटमेंट में वो देख सकते हैं। और काजल अभी हम टाइम देंगे तुमको क्वेश्चन पूछने का, तब पूछना। तीसरा जो ऑइंटमेंट है लैक्टोलोशन, ये लोकल अप्लाई करते हैं लैक्टोलोशन और उसको अप्लाई करने के बाद पेशेंट के जो है सिम्टम्स रिलीफ होते जाते हैं। अब इसमें जो मेडिसिन हैं वो और एक बार जो डॉक्टर मेडिसिन पढ़ाते हैं आप लोगों को तो उससे और कंसल्ट कर सकते हैं और बाकी बुक्स में दिए हुए हैं। सर ये हाइड्रोक्सीजाइन होम्योपैथी की मान लो स्टार्टिंग है तब उसमें रस्टॉक्स मेडिसिन दी जाती है। सर ये हाइड्रोक्सीजाइन सर कितना देना है? हेलो 25 mg 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम। और सर दूसरा सर आपने जो बताया था डेक्सामेथासोन जी सुन रहे हैं 25 mg जी सर, जी गोली सुबह और 1 गोली शाम। और सर ये डेक्स्ट्रोमेथासोन प्लस CPM सर ये क्या ये कितना देना है?
ये दोनों ही 5-5 mg की टैबलेट। अच्छा सर, ये सर वीडी सर खाने पीने में परहेज क्या? बीडी। अच्छा, और सर इसमें सर ये जो अपन प्रेडनिसोल प्लस एरिथ्रोमाइसिन और खाने पीने में परहेज रहता है। हाँ, इसकी ग्रीसोफ्लोविन, GRISEO, अच्छा, FULVIN, जी सर, 250 mg। ये भी प्रीडोमिनिसोल और ये एरिथ्रोमाइसिन सर कितना देना है? इस सर आप पूरा एक बार रिपीट कर दीजिए। डोमिनिसोल ये तो ऑइंटमेंट है ना, ये एक काम करें आप, डोमिनिसोल और एरिथ्रोमाइसिन सेंटर से जो है वो बुक मंगवा लें। अच्छा सर, प्रेज बता देना। एरिथ्रोमाइसिन और प्रीडोमिनिसोल ये 500 mg के 500 mg के आते। हाँ, ओके सर, थैंक यू सो मच। ट्रीटमेंट में जो है वो रस्टॉक्स मेडिसिन दी जाती है। रस्टॉक्स 30 पोटेंसी में 30 mg की 30x टैबलेट दी जाती है सुबह शाम, रस्टॉक्स। इसके बाद अगर एक्जिमा लगता है कि वो बढ़ रहा है, तब फिर स्किन की जो कास्टिकम है, इसमें मेडिसिन कास्टिकम दी जाती है। और इसमें एक रोडेड्रॉन करके मेडिसिन आती है। और अभी एक एरप्सिलिस जो अपन बिसर्ब पढ़ेंगे, इसमें एक्जिमा के साथ वाली हम मेडिसिन को कॉम्बिनेशन करके और पूरा डिटेल बताएंगे कि एक्जिमा की एक्चुअली कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। लाल दिखे, काला दिखे तो ठीक है ना, स्टॉक्स, क्योंकि अब ये जूम से इसका संपर्क कटने को हो रहा है, तो इसलिए। हाँ, वैष्णव भी कुछ पूछ रही है, ठीक है। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, ये जो शीत होता है ये भी काजल पटेल बोल। जी सर, ये जो शीत होता है ना, जिसमें सर बॉडी ये खुजली जी। सर तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है? बॉडी में क्या होता है पूरा सर? इसमें मतलब ये जो शीत होता है, हाँ जी जी, ये लेकिन इसको शीत बोलते सर। इसमें कोई वूंड या पैचेस कुछ नहीं होता है, बस हाँ ईचिंग होता है, फिर वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आया। हाँ, ये शीत के विषय में आगे है ना इसमें ईचिंग। अच्छा, ठीक है सर। ये शीत के विषय में भी आगे अपन पढ़ेंगे, तब उसी में बताया जाएगा। हमारे को ध्यान है, हम सब लिख लिए हमने। उस शीत में भी अपन देखेंगे और इसकी दोनों मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन भी डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो सभी को